हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे नए क्लास में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स डीएससी वेब एंड ऑप्टिक्स के फर्स्ट यूनिट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले यूनिट में हम लोगों ने इससे पहले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के वेव्स के सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टडी किया है, जिसका टाइटल था अ, आदर्श डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। तो हम जानते हैं कि तरंगे दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ होता है और एक अनुदैर्ध्य होता है। बहुत फंडामेंटल पे उस पे नहीं जाएंगे अपन कि हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं या फिर जिसको ट्रांसवर्स वेव आप बोलते हैं, उसके लिए मीडियम की नेसेसिटी नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है उसके ट्रेवल्स के लिए। एक दूसरे प्रकार की तरंगें होती हैं जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं हम लोग। तो आपके सिलेबस में एक टाइटल इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से दिया है कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन अ फ्लूइड, कि तरल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कितनी होगी, या उसको हम लोग प्रेशर वेव भी कहते हैं। अब मे बी आप लोग बहुत सारे रेफरेंस किताब जो भी यूज करोगे, जैसे हम मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम की किताबों से देखते हैं, तो उसमें अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल ठोस में और गैस में और तरल में, मतलब द्रव्य में, लिक्विड में, अलग अलग तीनों प्रकार से दिया रहता है। लेकिन आपके सिलेबस में लिखा है कि तरल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कितनी होती है, तो स्पेसिफिक इस पे रहना है आपको। आप ठोस पे अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल मत पढ़िए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल तरल में कहने का तात्पर्य यह है, या तो एक लिक्विड पानी जो तरल के फॉर्म में, और साथ ही साथ गैस को भी यहाँ पे तरल की कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि गैस गैस भी लिक्विफाई फॉर्म में होता है। जब आप जानते हैं आपके घर में सिलेंडर में गैस है, तो वो भी अपने आप में एक तरल के फॉर्म में है, या फिर किसी पिस्टन में या सिलेंडर में भी गैस गैसियस रूप में भी है, तो भी उसे तरल के फॉर्म में माना जाता है। तो हमें इन दोनों ही स्थितियों में एक तरल मानते हुए लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, जिसमें माध्यम की नेसेसिटी होती है, माध्यम बहुत जरूरी है अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जहाँ पे तरल या फिर लिक्विड या फ्लूइड का कंसेप्ट आ गया, मतलब वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का वो सेक्शन जिसमें हम लोग द्रव के बहाव, उसके एनर्जी डेंसिटी, उसके पार्टिकल डेंसिटीज, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। वो सारा सेक्शन अपने आप में फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। तो पिछले स्कूल्स के सिलेबस में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिक्स के सेक्शन में आप लोगों ने कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल चीज़ों के बारे में भी जाना होगा, जैसे स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है, द्रव का जो प्रवाह होता है उसमें एक ढाल की आवश्यकता होती है। उससे रिलेटेड आप लोगों ने बर्नौली का थ्योरम जरूर पढ़ा होगा पहले छोटे क्लासेस में, जिससे एक डिफरेंशियल इक्वेशंस निकल के आता है जो कि पार्टिकल डेंसिटी को अपने साथ इंक्लूड करके डिफाइन करता है, बर्नौली का थ्योरम होता है। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ इलास्टिसिटी के कांस्टेंट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, प्रत्यास्थता गुणांक जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लूइड से रिलेटेड आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन में क्या विकृति होगी, आयतन में क्या प्रतिबल लगेगा, इन सारी चीजों की बेसिक परिभाषाओं का फंडामेंटल बेस यहाँ पे यूज होगा। तो थोड़ा सा उसको आप रिकॉल मोड पे रखेंगे। हम डेरिवेशन के वहां पे पहुंचने के दौरान उस चीज को मैं जरूर डिराइव करूँ, मतलब बताऊंगा आपको, बट वो सारी चीजें यूज होंगी, चाहे आयतन विकृति है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, घनत्व की बात हो गई कि पार्टिकल का एक घनत्व कैसे होगा, घनत्व और आयतन और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, किस तरीके से इन चीजों को निकालते हैं। तो अलग से इन सब चीज को बहुत ज्यादा टाइम आपको देना सीखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। आपके अंदर दिमाग में एक कॉमन सेंस रहेगा तो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो एक विजुअलाइजेशन की फिर से जरूरत है, फिजिक्स का क्लास आप कर रहे हैं तो उसको लेते हुए इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं, जिसका टाइटल है तरल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए। और याद रखिएगा, आपके परीक्षा में इन दोनों में से कोई एक टॉपिक अवश्य और अवश्य ही आएगा। और चूंकि आप सभी स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हैं, मतलब मैं ये 100% गारंटी देता हूं कि ये दोनों ही टॉपिक हर अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज पूछे ही जाएंगे। 100% आपके फाइनल के पेपर में ये दोनों ही रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। किसी एक यूनिवर्सिटी में अगर अनुप्रस्थ पूछता है, तो किसी एक यूनिवर्सिटी में अनुदैर्ध्य पूछ सकता है, अथवा में भी दे सकता है। तो ये सारी बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे, जो कि 100% आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो इसे उस तरीके से अपन तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का बेसिक फंडामेंटल ये है कि उनके लिए हमको एक माध्यम की आवश्यकता है। बिना मीडियम के अनुदैर्ध्य तरंगे ट्रेवल नहीं कर सकती। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका साउंड वेव है। ठीक,
तो अनुदैर्ध्य तरंगे जब किसी माध्यम में ट्रेवल करती हैं तो संपीड़न और विरलन बनते हैं। ये भी हम लोगों ने एक बेसिक फंडामेंटल में जाना हुआ है। तो उसी सिचुएशन को लेते हुए यहाँ पे अपन इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक सिलेंडर नुमा पात्र इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, बना हुआ है, जिसपे हम मानते हैं कि इसके अंदर तरल भरा हुआ है। ठीक, अब इस तरल भरे हुए तरल में अगर कोई एनर्जी ट्रांसमिट होती है, अगर कोई एनर्जी ट्रांसमिट होती है वेव्स के फॉर्म में, तो क्या क्या बिहेवियर चेंज होगा, क्या इस लिक्विड के लेयर में क्या शिफ्टिंग होगी, उन सब चीजों को डीपली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंड करना है। तो थोड़ा सा समझिए, डायग्राम आपको यही वाले बनाने हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी तरल, द्रव या गैस में अनुदैर्ध्य तरंगे संचरित होती हैं, तो तरंग के संचरण की दिशा में तरल के कण अपनी मीन स्थिति, माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करेंगे जी, वाइब्रेट करने लगते हैं। ये एक फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है। अब चित्रानुसार हम लोगों ने एक सेटअप ले लिया है कि एक तरल स्तंभ में लंबाई के लंबवत मतलब ये इसका पैरेलल लेंथ है ये वाला, और इसके परपेंडिकुलर ये दो तल, द्रव तल मतलब लिक्विड का एक लेयर, दो लेयर, एक PQ और एक RS हमने डिफाइन किया है, जिन दोनों के बीच की दूरी डेल्टा x, स्मॉल डेल्टा x है। तो x दो लंबवत तल PQ और RS मूल बिंदु O से PQ x दूरी पर है, और RS आपका x प्लस डेल्टा x दूरी पर है, क्योंकि इनका विड्थ क्या ले लिए हो, ये वाला विड्थ आपने डेल्टा x ले लिया है। x अक्ष के धनात्मक दिशा में अनुदैर्ध्य तरंगों के गमन से दोनों तल अपनी अपनी स्थितियों से क्या हो जाते हैं जी, विस्थापित हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर कोई वेव किसी प्रकार से ट्रेवल करेगा, एनर्जी इस पे आएगी, तो ये अपने इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट होकर यहाँ चले गए हैं। एनर्जी के साथ पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, बोल सकते हैं आप, है ना, या ऑसिलेट हुए तो उस अपने ये इनिशियल पोजीशन थी, और PQ का ये P डैश Q डैश फाइनल पोजीशन हो गया, यहाँ पे आ गया। सिमिलरली RS का आफ्टर वेव ट्रेवल पोजीशन R डैश S डैश हो गया। यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने डिफाइन किया हुआ है कि मानते हैं कि PQ जो है P डैश Q डैश तक y डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हुआ, और RS जो है R डैश S डैश पर y प्लस dy बाई dx डेल x के थ्रू डिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पर ये y प्लस डेल y नहीं होगा। जैसे कई स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई अगर ये x प्लस डेल एक्स है तो ये y प्लस डेल y कर देना चाहिए इसको, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो भाई y एक्सिस में थोड़ी ना शिफ्टिंग हो रहा है, y तो इधर है, जो शिफ्टिंग हो रही है x एक्सिस में हो रही है। तो क्या उसको डेल्टा x लिखोगे? नहीं, डेल्टा x का ये जो डेल्टा x था आपका ये डेल्टा x, उसका कितना गुना, तो स्लोप कितना था, ठीक, स्लोप कितना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, विस्थापन की दर या ग्रेडियंट। तो dy बाई dx गुना, क्योंकि जो भी लिक्विड है वो dy बाई dx के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा, और dx का कितना गुना, तो इतना गुना। तो यहाँ पे y प्लस डेल y नहीं लिखा जाता उसको, क्योंकि y तो फिर इधर है, आपका इधर थोड़ी शिफ्ट हो रहा है लिक्विड की जो लेयर है वो इधर शिफ्ट हो रहा है वेव की वजह से, है ना। तो फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y प्लस dy बाई dx डेल्टा x। ठीक, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। लिखे हैं थ्योरी में, देखिए जरा, अपनी अपनी स्थितियों से विस्थापित हो जाते हैं। नई स्थितियां P डैश Q डैश है और R डैश S डैश है। इस प्रकार Q डैश Y है तथा दूरी x के साथ विस्थापन की दर डेल y बाई डेल x होगी। इसलिए S डैश आपका y प्लस डेल y बाई डेल x डेल्टा x होगा। बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पर y प्लस डेल y मत कर देना, y प्लस डेल y एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, स्लोप ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग x एक्सिस के में ही लेयर्स की शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों तलों के बीच की दूरी कितनी है, विस्थापित जो तल हुए हैं उनके बीच क्या डिस्टेंस है, अभी हमको ये नहीं पता है। इस प्रकार तरल तलों के विस्थापित स्थितियों P डैश Q डैश और R डैश S डैश के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो भाई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, आप देख सकते हैं कि PQ लेयर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, PQ लेयर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला आपका जो कोऑर्डिनेट है, और R डैश S डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो फाइनल लेयर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो R डैश S डैश का जो पोजीशन है, दूरी है, उसमें से
पी डैश क्यू डैश की जो दूरी है उसको माइनस करोगे तो आर डैश एस डैश कितना दूर है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से आर डैश एस डैश कितना दूर है, ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा x प्लस डेल एक्स यहाँ तक है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है जी, ये वाली y प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स, तो ये आपने लिख दी ये वाले ब्रैकेट में, माइनस प्रारंभिक स्थिति p डैश q डैश की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और फिर q से लेके q डैश तक की दूरी कितनी है जी, y है, तो x प्लस वाई ये वाली, तो माइनस x प्लस वाई। ठीक, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, सिंपल विस्थापन निकाल रहे हो आप, तो ये निकल गया, तो फाइनली कैंसिल आउट होगा, ये x और y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा आपको। ये हमने दोनों लेयर्स के बीच की दूरी ये फाइंड की है आफ्टर, है ना, ये वाली बीच की दूरी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, संपीड़न कहने का मतलब क्या होगा जी, दाब अधिक होगा, कोई भी चीज सिकुड़ गया है मतलब वहां पे प्रेशर ज्यादा है, और जहां पे विरलन बनेगा वहां पे दाब क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक, इसीलिए जो अनुदैर्ध्य तरंगें इस तरह से लिक्विड में जो ट्रेवल करती हैं तो उसको दाब तरंगे बोलते हैं, प्रेशर वेव्स बोलते हैं, क्योंकि एक जगह पर प्रेशर की अधिकता होती है और एक जगह पर प्रेशर की कमी होती है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, प्रेशर वेव होता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड कर लिया है, दोनों शिफ्टेड तलों के बीच की दूरी हमने फाइंड कर ली है। अब प्रारंभिक अवस्था में तल PQ और RS के बीच तरल का कितना आयतन रहा होगा, मतलब कंसेप्ट ध्यान समझिएगा, विजुअलाइजेशन करके कॉमन चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनिशियल कंडीशन में ये PQ और RS के बीच में कितना लिक्विड भरा होगा ये आप निकालना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई इसका विड्थ कितना माने थे आप, ये डेल्टा एक्स माने थे, इतना चौड़ा है ये, और इसके अंदर में भरे हुए लिक्विड का यदि आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी पता हुआ है, और ये कितना एरिया है जी, ए कैपिटल ए इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है। ठीक, तो हम निकालना चाहते हैं कि वॉल्यूम कितना है इन दोनों तलों के बीच भरे हुए लिक्विड का। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करेंगे उसको समझिएगा। देखिए, तो तलों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो, और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है या फिर एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है वो, तो कैसे निकलेगा ध्यान से अपन देखेंगे, तो भाई कितना होगा लिक्विड का वॉल्यूम, एरिया इनटू उसका विड्थ, तो एरिया ए था और उसका विड्थ कितना था, डेल्टा एक्स हमने डिफाइन किया है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। ठीक, आपने पहले विस्थापन निकाला शिफ्टेड तलों के बीच, और इनिशियल कंडीशन में कितना लिक्विड या तरल वहां पे भरा हुआ था उसकी मात्रा निकाली, आयतन निकाली। अब जब ये शिफ्ट हो जाता है, जब ये शिफ्ट हो जाएगा यहां से यहां चले जाएगा, तब इनके बीच में कितना लिक्विड होगा, कितना वॉल्यूम होगा, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सेकंड कंडीशन में। ठीक, कि जब ये शिफ्ट हो गया तो तब इस दोनों तलों के बीच में कितना लिक्विड भरा हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे आप, देखिए जरा फिर से, अब स्लोप ग्रेडियंट के कंसेप्ट से आगे चलना है, ध्यान दीजिएगा, कितना होगा उनके बीच का विड्थ, इनके बीच का विड्थ, तो इनके बीच का विड्थ ये इक्वेशन नंबर 1 से निकाले हो ना, इनके बीच में कितना चौड़ाई था, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पिस्टन का या सिलेंडर का उतना ही है, सब तरफ से ए ही है, ए ही है, तो फिर शिफ्टिंग के बाद कितना लिक्विड भरा होगा उसका वॉल्यूम कैसे निकल गया, यहां से, ये कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया, उस शिफ्टेड तलों के बीच के विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया किससे जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक, तो भाई ये फाइनल वॉल्यूम हो गया ये वाला, और ये जो निकला वो इनिशियल वॉल्यूम हो गया। तो हम ये अब खोज रहे हैं कि उसमें जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल किया तो उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक, तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम इज फ्रॉम योर इक्वेशन नंबर 3 एंड इनिशियल वॉल्यूम इज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, माइनस कर देंगे आप तो फिर ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ए डेल्टा एक्स, और फाइनली आपको इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा जो कि आयतन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन चल रहा है इसलिए इसमें विकृति, प्रतिबल, ये सब चीज हमें निकालना है, आगे मैं कंक्लूड भी करूंगा कि इन सब चीजों को क्यों निकाल रहे हैं। अब हम क्या खोज रहे हैं जी, आयतन में कितना विकृति हुआ, आयतन में कितना विकृति हुआ, कितना उसमें चेंज हुआ, तो उसका फॉर्मूला है विकृति का होता है आयतन में परिवर्तन बटे
प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन इक्वेशन नंबर 4 से आप निकाले हैं, ये आया है। और प्रारंभिक आयतन कितना था, a डेल्टा x था, जो कि इक्वेशन नंबर 2 पे था। तो फाइनली आपको dy बाय dx यहाँ पे ये चीज मिलता है। तो dy बाय dx ही आयतन विकृति को प्रदर्शित करेगा। उन दोनों सिचुएशंस के बीच में कितना स्ट्रेन उत्पन्न हुआ आयतन में। विकृति कहने का मतलब है स्ट्रेन, है ना। फिर अब यदि तरल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक E है, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या फिर वॉल्यूम इलास्टिसिटी कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या होता है परिभाषा जी, E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। सामान्य भाषा में प्रतिबल बटे विकृति को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा बेसिक में थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों के लिए रिकॉल कर देता हूं कि जब भाई प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक जो बेसिक परिभाषा अभी में जो हमने जानते हैं कि भाई प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इन द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट वाज अ 3 टाइप्स। फर्स्ट यंग मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। तो जब लंबाई के अनुदिश प्रतिबल और विकृति में अनुपात निकालते हैं तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। जब आयतन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। उसी को जब पार्श्विक विकृति के अनुपात में निकालेंगे, जब उसके क्षेत्रफल में टिल्ट होता है तो फिर वो दृढ़ता गुणांक हो जाता है। तो यहाँ पे हम किससे डील कर रहे हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से डील कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, दाब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो यहाँ पे चूंकि प्रेशर जो प्रतिबल लग रहा है, स्ट्रेस जो लग रहा है, वो प्रेशर की वजह से लग रहा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब वहां पे ट्रेवल कर रहा है तो संपीड़न बन रहा है और विरलन बन रहा है। जहां संपीड़न बन रहा है वहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां पे विरलन बन रहा है वहां पे प्रेशर कम है। तो दाब प्रतिबल और आयतन विकृति तो आपने निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 5 से। तो दाब प्रतिबल मतलब क्या होगा, दाब में कमी, प्रेशर में क्या होगा, कमी होगा, प्रतिबल स्ट्रेस कहने का मतलब, और आयतन में विकृति। तो कितना कितना आया है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले अपन, कैसे निकल गया। ठीक, ओके। दाब प्रतिबल कहने का मतलब है, प्रतिबल है ना, एंटी फोर्स, प्रतिबल मतलब जस्ट अपोजिट। जैसे आप लोग न्यूटन्स लॉ में एक अगर कोई वजन नीचे की ओर ग्रेविटी की ओर लटका के रखें तो उसके प्रतिबल को उसके जस्ट अपोजिट डिफाइन करते हैं। तो वो डायरेक्शन वाइज एक्चुअल में प्रतिबल कहने का मतलब है दाब में कमी, और आयतन विकृति मतलब आयतन विकृति। तो दाब में कमी एंटी फोर्स प्रतिबल, तो फिर E इज इक्वल टू, इफ E इज अवर वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, देन दिस एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, इज इक्वल टू माइनस पी, क्योंकि दाब में कमी, दाब प्रतिबल कहने का मतलब है दाब में कमी, बटे आयतन विकृति जो कि कितना आया था, dy बाय dx। तो इसको जब आप थोड़ा सा एडजस्ट करके प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे कि कितना प्रेशर एक्सेस है, ठीक, कितना प्रेशर एक्सेस है, तो P इज इक्वल टू माइनस ई dy बाय dx का एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि एक्सेस प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ माइनस चिन्ह क्यों आया है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, उसका एक और, अगर आपको यहाँ से वो चीज क्लिक नहीं कर रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि दाब प्रतिबल कहने का तात्पर्य दाब में कमी है, तो उसको ऐसे समझ लीजिए कि दाब वर्सेस आयतन के कारण, मतलब यदि आप दाब बढ़ाओगे, प्रेशर अगर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और यदि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम, आपका प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन है, इसलिए नेगेटिव साइन उस चीज को रिप्रेजेंट करता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कंडीशन में, क्योंकि इस तरफ जो लिखे हो वो आयतन है और इस तरफ जो लिखे हो वो प्रेशर है। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों पॉजिटिवली नहीं बढ़ते। आयतन बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ता या प्रेशर बढ़ाने से आयतन नहीं बढ़ता, जबकि इनवर्स है। तो इस तरफ यदि आयतन की कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस तरफ प्रेशर है तो वो माइनस होगी। इस तरह से भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस है कि भाई दाब बढ़ाने से आयतन घटता है और दाब घटाने से आयतन बढ़ता है, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 6 जो आया वो कितना एक्सेस प्रेशर होगा उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि मान लेते हैं PQ में दाब की अधिकता यदि P है, ध्यान देंगे, फिर से मैं डायग्राम पे जा रहा हूं, 1 सेकेंड। यहां पे अगर PQ इस वाले तल पर यदि दाब की अधिकता P है तो RS तल में कितना होगा, तो RS में कितना डिफरेंट है, डेल्टा x का है, दोनों के बीच की दूरी विड्थ कितना है, डेल्टा x का है।
इस यहां पर यदि आप बोल रहे हो इनिशियली अगर प्रेशर P है तो यहां पे कितना होगा RS पे, तो क्या P प्लस DP होगा क्या? नहीं। क्या P प्लस DP होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टेंस वाइज नहीं हो रहा है। P प्लस कितना वहां पे ग्रेडियंट काम कर रहा है, P प्लस कितना ग्रेडियंट काम कर रहा है यहाँ पे वो, और फिर प्रेशर का ऑपरेटर क्या है। ठीक, तो जैसे ये चेंज हुआ है ना, ये डिस्टेंस, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ में नीचे लिखा हुआ है, उसको समझेंगे कि भाई ये होगा। देखिए कि PQ में यदि इनिशियली प्रेशर आप P मानते हैं तो RS में कितना होगा, P प्लस कितना ज्यादा होगा, डेल्टा X गुना किसका, प्रेशर ग्रेडियंट का। जैसे वहां पर आप dy बाय dx लिक्विड ग्रेडियंट निकाले थे उसके स्लोप का, वैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट का वो डेल्टा X गुना होगा। तो कॉमन सेंस वैसे ही है, वैसे निकला। तब हम अगर ये निकालना चाहें कि तरल का एक स्तंभ का अल्प भाग PQRS पर कितना परिणामी दाब होगा, ये दाब में परिवर्तन कितना होगा, टोटल क्या चेंज हुआ प्रेशर में, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल, तो P प्लस DP बाई dx डेल्टा X माइनस P, तो फाइनली यू हैव दिस। अब आपको परिणामी दाब मिल गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं दाब बराबर क्या होता है जी, दाब बराबर ये देखिए बल बटे क्षेत्रफल, सिंपल परिभाषा है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो PQRS पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स दाब कितना बन रहा होगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ऐसा ऐसा। ठीक, इसी फॉर्मूले से। तो इस PQRS तल पर कितना बल लग रहा होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो A इंटू DP बाई डेल्टा X, इक्वेशन नंबर 7 मिल गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेंसिटी की बात आएगी कि भाई आप एक छोटे से खंड में कितना लिक्विड भरा हुआ है उतने का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, जो कि चलायमान है। चलायमान है मतलब कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है, बदल रहे, तो बार एक क्षणिक टाइम के अकॉर्डिंग ये पोजीशन चेंज हो रहे हैं, और हम एक स्पेसिफिक टाइम पे उन दोनों लेयर्स के बीच में कितना वॉल्यूम है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे निकालोगे, तो इसका सिंपल कंसेप्ट डेंसिटी से आता है कि पार्टिकल डेंसिटी कितनी है आपकी। ठीक, तो एक सिंपल फॉर्मूला कि घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के रिलेशन से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, कि हम लोग जानते हैं कि घनत्व डेंसिटी रो इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो हम अब ये जानना चाहते हैं कि हमने ये तो निकाल लिया है कि PQRS में कितना बल लग रहा था, वो निकाल लेते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो PQRS में जो कितना मात्रा में पानी या जो भी तरल है, गैस है या लिक्विड है, वो भरा हुआ है। तो कैसे निकालोगे, यदि तरल का घनत्व हम लोग रो मान लेते हैं, तो अल्प अंश PQRS में भरे तल का द्रव्यमान कितना होगा, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A और उसका विड्थ जो ले लोगे डेल्टा X, इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या बनता है जी, आयतन बनता है। और आयतन को घनत्व से गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, द्रव्यमान m मिलेगा। यहाँ पे मैं m आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लिख लेता हूँ, क्या मिलेगा, द्रव्यमान। यहाँ से देख लीजिए कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणित आयतन, m इज इक्वल टू रो इंटू v। तो v क्या है, a एंड डेल्टा x, ये पहले भी निकाल चुके हो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना पार्टिकल की डेंसिटी है, तो फाइनली उस पर्टिकुलर एरिया में कितना लिक्विड फिलअप है उसकी मास आपको मिल गया। अब न्यूटन का नियम क्या बोलता है, फोर्स का नियम, कि यदि F बल लग रहा है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर होगा। टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेवल करेगा ना वेव, तो अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यदि उस न्यूटन के नियम के अनुसार जो बल है उसमें यदि डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर का कोई त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये सूत्र है F इज इक्वल टू m है। तो ये क्या मिलेगा, तो m मतलब मास और a मतलब त्वरण। तो त्वरण यदि डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर है और m कहां से पाओगे, ये m निकाले हुए हो आप। ठीक, तो न्यूटन के नियम से अगर मैं उसी फोर्स को डिफाइन करूं तो कैसे लिखूंगा, ये देखिए F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो a डेल्टा x एंड रो इंटू माइनस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्यों आया है, बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है, बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है। डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होता है और जो कंप्रेशन होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है,
दोनों के बीच रिलेशन है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो अब ये हुआ कि पी क्यू आर एस जो तल है, पी क्यू आर एस जो तल है उसमें एक फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट से आपने फोर्स को निकाला है जो इक्वेशन नंबर 7 है, और एक सामान्य यांत्रिकी के परिभाषा से न्यूटन के नियम से उसी फोर्स को आपने डिफाइन किया है जो कि इक्वेशन नंबर 8 है। ये वाला मतलब ये दोनों ही एक ही चीज को निरूपित कर रहे हैं, एक नॉर्मल लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ही एक ही चीज को निरूपित कर रहे हैं, इसलिए अल्पांश का गति का समीकरण दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने से या आपस में दोनों बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर 7 और 8, तो उस तरह से अपन लिख देंगे कि भाई एफ ए डेल्टा एक्स रो इंटू माइनस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये इस वाला पार्ट हो गया, इज इक्वल टू इक्वेशन 7 से जो फोर्स की वैल्यू आपकी आई थी वो आपने लिख दी यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव साइन याद रखेंगे कि फोर्स जो लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोज डायरेक्शन में लगता है। इसका और एक, अगर आपको अभी भी ये माइनस का क्लिक आउट नहीं कर रहा है तो हुंड का नियम याद करिए, सॉरी हुंड बोलता हूं मैं, हुक का नियम, कि F इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के कंडीशन में जब भी आप हुक का नियम पढ़ोगे तो आपको ये कांस्टेंट मिलता है। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि स्प्रिंग में अगर आप खींचोगे स्प्रिंग को तो उसका जो वाइब्रेटिंग करने वाला फोर्स है उसके अपोज डायरेक्शन में लगता है, मतलब त्वरण जो उसमें डी उत्पन्न होगा डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, उसकी साइन क्या होगा, माइनस होता है। ठीक, तो ये साइन वहां से आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा उसको, एक कॉमन सेंस है, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ज्यादा उसमें समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने ये इक्वेशन इक्वेट करके कुछ चीजें हमने प्राप्त कर ली, ये तो ये इक्वेशन नंबर 9 आपको मिलेगा जब दोनों को बराबर रखोगे तो। ठीक, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि P का मान कितना आया था जी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वाले इक्वेशन से, P इज इक्वल टू माइनस ई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे रखने के लिए मेरे को dp बटे dx चाहिए, तो एक बार मैं इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो dp बटे dx इज इक्वल टू माइनस ई डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा मेरे को, और फाइनली इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे मैं पुट आउट कर देता हूँ, तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 9 है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जानता हूं, पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसे रहता है जी, इस तरह से दिखता है, ये हमने ड्राइव भी किया है। तो एक विमीय तरंग प्रगामी तरंग के समीकरण से इसकी तुलना करने पर, हमारे इस बक्से वाले इक्वेशन की तुलना करने पर आप ये पाएंगे कि जहां v स्क्वायर लिखा है वहां पे ये क्या है जी, e बटे रो, तो फाइनली v इज इक्वल टू ई बटे रो आपको मिलता है, जो कि किसी तरल में अनुदैर्ध्य तरंगिकी की चाल को प्रदर्शित करता है, जहां पे ई उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रो उसका घनत्व होता है। ठीक, तो एक तो ये फॉर्मूला बन के आता है। ठीक, अब इसको जब चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब हम लोग चेक करते हैं तो क्या मिलेगा उसको समझेंगे। इस प्रकार किसी तरल स्तंभ में अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग उस तरल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा घनत्व पर निर्भर करता है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग वेग हेतु न्यूटन का सूत्र भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी निकाल के आए हैं आप, अंडर रूट ई बटे रो, इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं जी, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर दी लॉन्गिट्यूडिनल वेव स्पीड इन लिक्विड। ठीक, तो न्यूटन का फॉर्मूला या कंसेप्ट कैसा था, उसने क्या तर्क दिया, उसके अकॉर्डिंग इस चीज को जाने। न्यूटन ने कहा कि जब संपीड़न और विरलन बनता है तो उस इतना धीरे धीरे बनता है वो प्रक्रिया कि ताप चेंज नहीं होता, टेम्परेचर नहीं बदलता मीडियम का, मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग संपीड़न और विरलन बनने की जो प्रक्रिया है वो समतापी प्रक्रिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक, मतलब dt इज इक्वल टू जीरो, dt इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू कांस्टेंट न्यूटन के अकॉर्डिंग। ठीक, न्यूटन ये कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब इस फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट किया गया कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी पर, हम जानते हैं कि एयर का जो प्रेशर होता है इतना होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मिल जाएगा आपको, है ना, कि 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एयर की जो डेंसिटी होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इतनी होती है।
ठीक। तो जब इसको इस फॉर्मूले में रखा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकला है उसमें जब उन्होंने रखा, तो रिजल्ट आया 280 मीटर पर सेकेंड। मतलब एयर में साउंड की स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड उसने प्राप्त किया। किसने? न्यूटन ने प्राप्त किया। मतलब न्यूटन के अनुसार वायु में ध्वनि या साउंड मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो स्पीड है वो कितना होता है? 280 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। परंतु एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से जो ध्वनि है वो 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मीडियम में ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है न्यूटन के कंक्लूजन में यहाँ पे, है ना? तो न्यूटन ने क्या कंसेप्ट माना था कि उसने माना भाई कि जब संपीड़न और विदलन बनता है अनुदैर्ध्य तरंगों के चलन से माध्यम में, तो फिर वो प्रक्रिया इतनी धीरे-धीरे होती है कि समतापी प्रक्रिया है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइसोथर्मल प्रोसेस है, न्यूटन ये मान के चला है, ठीक है? तो लेकिन आया कितना? 280 मीटर पर सेकंड आया, लेकिन एक्चुअल में साउंड का वेलोसिटी कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको कहते हैं न्यूटन के सूत्र में त्रुटि, जिसको लाप्लास ने संशोधित करके सही किया। तो ये अलग से टिप्पणी लिखे हो करके भी आता है कि लाप्लास संशोधन क्या होता है, या न्यूटन के ध्वनि तरंगों के वेग के सूत्र में लाप्लास ने क्या संशोधन किया उस पर टिप्पणी लिखिए करके आएगा, या फिर इसी क्वेश्चंस को संशोधित लाप्लास स्वरूप में फाइनलाइज करके स्थापित कीजिए करके भी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम समझते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने मेन वेलोसिटी का फॉर्मूला प्राप्त किया, ये v इज इक्वल टू ई अपॉन रो। उसके लिए जो भी हमने तरीके यहाँ पे अपनाए उसको समझते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, हाँ ये वाला। तो ये डायग्राम, फिर ये डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स था इसलिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, रफ कॉपी में लिख लिख के याद करिएगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम में परिवर्तन निकाले, वॉल्यूम परिवर्तन के बाद क्या वॉल्यूम में विकृति हुई, और वॉल्यूम विकृति की सहायता से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकाला, और प्रेशर के बीच बुक रिलेशन प्राप्त किया, जिसके थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर वेव के संचरण से क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो प्राप्त किए, और उसको आइडियल डिफरेंशियल इक्वेशन से तुलना करके वेलोसिटी का फॉर्मूला प्राप्त किए। लेकिन जब इसको न्यूमेरिकली चेक किए तो साउंड की वेलोसिटी उतनी नहीं आई जितनी एक्चुअल में होती है। तो अब उसके करेक्शन के ऊपर बात करता हूं भाई कि लाप्लास ने क्या करेक्शन इस पे दिया है, ठीक। तो चलिए आइए समझते हैं। एक पेज का शॉर्ट नोट्स जैसा ये क्वेश्चन में आता है और पेपर में भी आएगा, तो आपको इतना ही लिखना रहेगा। तो कैसे टाइटल है जी कि लाप्लास करेक्शन ऑन न्यूटन्स फॉर्मूला, लाप्लास का संशोधन। तो अब लाप्लास क्या बोलता है कि भाई लाप्लास के अनुसार जो गैसीय माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों का जो चलन है या चलना होता है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रिया है। मतलब संपीड़न तथा विरलन बहुत ही शीघ्रता से बनते हैं। न्यूटन बोलता था कि धीरे धीरे बनता है, लेकिन लाप्लास कहता है कि संपीड़न तथा विरलन बहुत ही शीघ्रता से बनते हैं। तो संपीड़न के दौरान उत्पन्न ऊष्मा ना तो वायुमंडल को दी जाती है और ना ही विरलन के दौरान उत्पन्न हुई, ठीक। उस सॉरी हाँ, और ना ही विरलन के दौरान हुई ऊष्मा की कमी को वायुमंडल से ऊष्मा लेकर पूर्ण किया जाता था। न्यूटन ऐसे ही बोलता था कि भाई जब संपीड़न बन रहा है मतलब प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है उसको वायुमंडल को दे रहे हैं, और जब विरलन बन रहा है तो जो ऊष्मा की जरूरत है उसको वायुमंडल से ले रहे हैं। ऐसा न्यूटन का मानना था, लेकिन ऐसा नहीं। लाप्लास के अकॉर्डिंग क्या है कि जब संपीड़न के दौरान ऊष्मा ना तो वायुमंडल को दी जाती है और ना ही विरलन के दौरान ऊष्मा वायुमंडल से लेकर पूर्ण किया जाता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस ऊष्मा का चालक नहीं है, गैसेस में किसी भी प्रकार का हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कहा, इस प्रकार लाप्लास ने यह माना कि जो गैसीय माध्यम या तरल है अनुदैर्ध्य तरंगों के चलने पर ऊष्मा की कुल मात्रा तो नियत रहती है। मतलब ये कैसा प्रोसेस है जी, एडियाबेटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रिया है ना। परंतु ताप बदलता है, टेम्परेचर चेंज होता है। संपीड़न के समय माध्यम के किसी बिंदु पर ताप बढ़ जाता है तथा विरलन के समय किसी बिंदु पर ताप घट जाता है, लेकिन ओवरऑल द हीट चेंज इज कांस्टेंट, ठीक। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये प्रक्रिया यदि रुद्धोष्म प्रक्रिया है तो यहाँ पर रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक का यूज करेंगे, ना कि समतापी प्रत्यास्थता गुणांक का। तो इस प्रकार न्यूटन के सूत्र में जो समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के स्थान पर लाप्लास ने रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक का होना माना, और जिसके लिए ई नहीं होता सूत्र में बल्कि गामा पी होता है।
जो फॉर्मूला V इज इक्वल टू आपने क्या निकाला है, E बटे रो, लेकिन ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक, समतापी प्रक्रम के लिए। तो लाप्लास के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू गामा P होता है, जिसको रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक हम लोग कहते हैं, ES से डिनोट करते हैं उसको, ES, है ना। तो अब फॉर्मूले में गामा P बटे रो आ गया, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि वायु के लिए गामा क्या है जी, Cp और Cv का अनुपात है, दो विशिष्ट उष्माओं के बीच का अनुपात है Cp और Cp लिखना है, Cp बटे Cv इज इक्वल टू गामा, ये पढ़े हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में। तो गामा की वैल्यू वायु के लिए 1.41 होती है, P प्रेशर है, ठीक, जो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज करते हैं वो रहेगा, ठीक है। तो ये गामा की जगह 1.41 एंड प्रेशर की वैल्यू जो होती है वायु के लिए, और रो की वैल्यू डेंसिटी, ये सब रखेंगे। जब ये आप इतना रखते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, तो आपको 332 मीटर पर सेकेंड मिलता है, जो कि एक्चुअल में साउंड का वेलोसिटी होता है। मतलब अब ये प्रायोगिक रूप से भी मेल खाता है, परिणाम से सत्य तरीके में मेल खाता है। तो लाप्लास ने करेक्शन दिया, तो फिर अनुदैर्ध्य तरंगों का स्पीड आइडियली मेजर किया गया। कभी कभी गैसेस के कंडीशन में इसको डिफाइन करने के लिए एक दो टर्म और यूज करता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साइड में मैंने डिफाइन कर दिया है, मे भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता है। तो आदर्श गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या आरटी होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं जी, यहाँ से गामा पी है यहाँ पर, तो पी की वैल्यू आप यहाँ से आरटी बटे बी लिख सकते हो। और डेंसिटी का मान द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो वी वी कैंसल आउट हो जाएगा, और v इज इक्वल टू आर टी बटे एम होगा, ठीक। तो फाइनली ऐसा फॉर्मूला आपको मिला जो कि अनुदैर्ध्य तरंगों के वेग को परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, प्रदर्शित करता है। मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल सीधे सीधे रूप से ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इस रूप को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इस तरीके से भी जब आएगा तो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो बस न्यूटन ने ई के जगह सिर्फ प्रेशर को माना था, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और उसके लिए वो प्रेशर के बराबर होता है, ठीक, इक्वेट द प्रेशर, और उसने फिर फॉर्मूला रख के यहाँ पे ई की जगह नॉर्मली जो ई की वैल्यू प्रेशर के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बनाकर निकाला था। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे v इज इक्वल टू ई अपॉन जो रो आया था, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूटन के फॉर्मूला इसको कहते हैं। न्यूटन ने क्या माना था भाई कि ये समतापी प्रक्रम है, और समतापी प्रक्रम में न्यूटन ने ये माना कि ये जो E आया वो ई टी से डिनोट किया, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा बोल सकते हैं, मान लो। और उसने माना कि ये जो समतापी प्रक्रम का प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो गैस के प्रारंभिक दाब के ही बराबर होता है। तो फिर ये सूत्र आपका v इज इक्वल टू पी बटे रो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और फिर उसने पी और ये रख के चला, जो कि न्यूटन के अकॉर्डिंग समतापी प्रत्यास्थता गुणांक का मान गैस के दाब के बराबर होता है। लेकिन लाप्लास ने ये नहीं माना, उसने कहा भाई कि नहीं, ये ई एस रुद्धोष्म है, जो कि प्रेशर नहीं गामा पी के बराबर होता है, और उसने फिर गामा की वैल्यू और 1.41 उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डाली यहाँ पर। तो आप ये एक दो टर्म याद करके अगर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। इन एक दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर आप ध्यान रख के चलते हैं तो, ठीक। या फिर इसके वैल्यू को पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दो चीज तो याद रख लिए कि भाई न्यूटन ने जब सॉल्व किया तो 280 मीटर पर सेकंड आता था साउंड की वेलोसिटी, और जब लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया तो कितना आया, 332 मीटर पर सेकंड, जो कि साउंड की एक्चुअल स्पीड होती है, वो उसने डिफाइन किया, ठीक। तो ये कंक्लूड कर पाएंगे फिर आप, है ना। तो ये और एक रूप, ये अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सिद्ध कीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग परम ताप टी के वर्गमूल के समानुपाती होता है, तो फिर आप इसे ऐसे प्रूफ करेंगे भाई, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि तरल में अनुदैर्ध्य तरंगों का स्पीड कैसे होता है, उसको हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किया है। आप इसे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से बनाइए, प्लस माइनस साइंस के कुछ चीजें हैं, चैलेंजिंग है थोड़ा सा, लेकिन एक दो बार बनाने से आपसे आसानी से ये बन जाएगा। तो आई होप ये अच्छा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। 100% प्रोबेबल टॉपिक है एग्जाम के लिए, बिल्कुल ही आपके पेपर में ये मिलने वाला है आपको, तो इसको अभी से आप प्रिपेयर करके रखिए, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स इससे आप कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग और एनर्जी डेंसिटीज के टॉपिक को लेते हुए इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं हमारे नए क्लास में। ओके, थैंक यू।